हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। क्लास 10 आपके लिए हिंदी का चैप्टर 12 जो है आज मैं लेकर के आ गई हूँ संस्कृति। आज हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं संस्कृति के बारे में। तो इसके पहले के जो चैप्टर्स है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। नौबत खाने में इबादत का क्वेश्चन आंसर भी जो है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाकर जल्दी से देखिए, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को भी। तो आइए सबसे पहले संस्कृति जो है वो किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है वो जानते हैं। तो सबसे पहले इसे जानने से पहले अगर आपको पता है कि संस्कृति चैप्टर के लेखक कौन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम लोग लेखक के बारे में देखेंगे कि इसको लिखा किसने है, उनकी जीवनी, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो चैप्टर 12 जो है उसके लेखक जो है वो है भदंत आनंद कौशल्यान जी, ठीक है। तो उनके बारे में आइए देख लेते हैं। भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले के सुहाना गांव में हुआ, ठीक है। तो संस्कृति जिन्होंने लिखा भदंत आनंद कौशल्यान जी, उनका जन्म जो है वो 1905, ठीक है, 1905 ईस्वी में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले के सुहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उनके बचपन का क्या नाम था? हरनाम दास। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तो उन्होंने बीए कहाँ से किया? उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अन्यन हिंदी सेवी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे। वो कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। मतलब ये जो भदंत आनंद कौशल्यान जी है उनका जन्म याद रखिएगा कहाँ हुआ और कौन से ईस्वी में हुआ। तो 1905 ईस्वी में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले में उनका जन्म हुआ, सुहाना गांव में। और बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास उनका नाम था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया और वो हिंदी सेवी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षु थे। वो बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की और उन्होंने बौद्ध धर्म के क्या किए? प्रचार प्रसार भी किए। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। 1905 में उनका जन्म हुआ और 1988 ईस्वी में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यान की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है। उनकी 20 से भी ज़्यादा पुस्तकें जो है वो प्रकाशित है, जिसमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहा ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। ये सारे उनकी पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हुए हैं और ये सारे पुस्तक मतलब कुछ का नाम दे दिया है कि ये सारे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मक को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। वो क्या थे? गांधी जी के व्यक्तित्व से और कृतित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफ़ी चित्रित रहे हैं। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा वो सरल और सहज बोलचाल की भाषा में लिखे हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रहे हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं संस्कृति, वो जो है हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने को
प्रेरणा देते हैं। इस निबंध में भदत आनंद कौशल्यान जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। यहाँ पे जो है भदत आनंद जी ने ये बताने का हमें प्रयास किया है कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। जो लोग संस्कृति का बंटवारा करते हैं उन पे उनको आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति। अब हम देर ना करते हुए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है संस्कृति चैप्टर में। ठीक है, तो जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, जिसका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। ये हमें कम समझ आते हैं और इनका उपयोग हमेशा हम करते हैं। वो क्या है? सभ्यता और संस्कृति ही है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्द का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वो भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आँख का आविष्कार किया होगा वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। सोचो, पहले के ज़माने में अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि पहले के ज़माने में क्या था कि आदि मानव जो है हमारे देश पे सबसे पहले आए, और आदि मानव को जो है उनको किस तरीके से आग जलाते, वो कच्चा भोजन करते थे। वो कंद मूल मांस सारा कुछ वो कच्चा ही खाते थे। उनको नहीं पता था कि कैसे आग जलाएंगे, किस तरीके से हम खाना बनाएंगे। तो जब शुरू में जिस आदमी ने अग्नि का आविष्कार किया, सोचो वो कितना बड़ा आविष्कार करता है कि आज हम खाने को क्या कर रहे हैं, पका के खा रहे हैं। आज हमें पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, हम तरह तरह के डिशेस बनाते हैं, खाते हैं। और पहले के ज़माने में सोचो वो लोग कच्चा ही सारा कुछ खाते थे। तो अथवा कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वो भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। सोचो आज जो हम सिलवाते हैं कपड़े, फिटिंग्स करवाना है, तो ये सारा कुछ पहले होता था नहीं। आदि मानव क्या करते थे, पत्तों से अपने बदन को ढकते थे, उनके पास कपड़े नहीं होते थे। तो सोचो जिसने पहले सुई का आविष्कार किया, सुई धागे का, वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। उन्हीं की वजह से हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए कि पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आँख का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है आग आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। किसी ने सुई धागे का आविष्कार किया होगा, उनमें इतनी शक्ति हुई तभी ना वो सुई धागे का आविष्कार कर पाए। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। अब देखो संस्कृति और सभ्यता क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसको याद रखिएगा कि जिस योग्यता और प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। वो क्या है? व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने साथ दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। वो है सभ्यता, जो भी हम लोग आविष्कृत किए। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी
परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज को खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। ठीक है, हम लोग जैसे पहले किसी ने उसको आविष्कार किया तो वही क्या है, संस्कृत व्यक्ति है। ठीक है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वो अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। मतलब पहला जो आविष्कार किया है वो क्या कहलाया, संस्कृत। लेकिन हम अपने पूर्वजों से वो चीज़ हमें मिला है, हम कितने भी सभ्य बन जाए लेकिन हम संस्कृत नहीं कहला सकते। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के आविष्कार का सिद्धांत किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। मतलब जो सबसे पहले जो आविष्कार उस चीज़ को कर रहा है वो क्या है, संस्कृति। बट हम जिस चीज़ को अपना रहे, हो सकता है हम उसमें और उस चीज़ को और ज़्यादा मतलब मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा अलग तरीके से कर रहे हैं, बट हम संस्कृत नहीं कहला सकते हैं, उसको और ज़्यादा हम सभ्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आँख के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सही बात है, खाने के लिए, पेट की ज्वाला को मिटाने के लिए आँख का आविष्कार हुआ। आँख जलेगा तो लोग क्या करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, उसको पका कर खाएंगे। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रकृति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है। ठीक है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी क्या हुआ है, मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे ज्ञान आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। ठीक है, जो कि रात में तारा देख करके, मतलब पहले के ज़माने में इतने जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने जितना आविष्कार किया तो उन लोगों ने उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा गहराई से सोचा होगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे आविष्कार करेंगे, ये करने से क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम वो पुरस्कार करता है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उससे यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है भाई? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता है? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। मतलब ये लोग जीनियस लोग थे, इन लोगों ने दूसरों को देखा। बट आज के डेट में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। बहुत ही कम लोग, ऐसा आपको 5% 2% ही लोग देखने को मिलेंगे जो सभी को देख के चलते हैं, जिनको दूसरों के दुख से दुख हो रहा है।
ठीक है, लोग इतना अपने बारे में सिर्फ लोग सोचते कि किस चीज़ में मुझे बेनिफिट है, किस चीज़ से मुझे सुख मिलता है। ठीक है, बट पहले के लोग ऐसे नहीं थे। इसी वजह से आज जो है बहुत सारी चीज़ों की उन्नति हुई है। ठीक है, तो इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से बढ़कर 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती लड़ती काटती मानवता सुख से रहे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने अपना घर क्या कर दिया था, त्याग दिया था, और आगे जाके वो क्या बने, गौतम बुद्ध। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वो भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वो भी क्या है, ये सारी चीज़ संस्कृति है। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति से जो परिणाम आता है उसको हम क्या कहते हैं, सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी क्या है, सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति। तो मानव की जो योग्यता बहुत सारे आत्मविनाश के साधनों का भी आविष्कार कराती है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे विनाश का एक कारण है ये। अभी देखो इतनी सारी गाड़ियाँ, सारा कुछ निकल चुका है, जिससे जो धुएं निकलते हैं उससे क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी जो है, अभी अगर आप देखोगे तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलता है। बारिश का मौसम नहीं है फिर भी बारिश होती है, गर्मी का मौसम नहीं है फिर भी गर्मी लग रही है, ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। तो ये सारी चीज़ों का परिणाम क्या है, ये किसने किया है, मानव ने खुद किया है। अभी देखोगे कि मानव जो है रहने के लिए भाई जगह चाहिए, ऑब्वियसली लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी में काफ़ी ज़्यादा सारा कुछ का बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है। पेड़ पौधे कटाई हो रही है जिससे वर्षा की कमी हो जा रही है, लोगों को पानी की कमी हो जा रही है। पहले जो क्या हो रहा था, भौम जल का जो पेड़ पौधे होने से क्या होता है, पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो पानी को अवशोषित करके वो नीचे भौम जल के भंडार को संग्रहित करती है। बट अब पेड़ पौधे ही नहीं रहे तो आपको पानी कहाँ से मिलेगा। लोग महानगरों में, बड़े बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में लोग जो है पानी खरीद कर पी रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम सभी को क्या हो रहे, देखने को मिल रहा है। तो ये आविष्कारकर्ता ने क्या सोचा, नहीं सोचा, लेकिन ये हमारे विनाश का कारण है। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उनकी सभ्यता समझे या असभ्यता। तो संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वो असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यम भाई परिणाम सभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। तो जो क्षण क्षण परिवर्तित होने वाला जो संसार है उसमें कोई भी चीज को हम पकड़कर नहीं बैठ सकते हैं। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की उपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ों का निर्माण हुआ, बहुत सारे ऐसी जो है चीज़ें आई जो एक तरीके से कल्याणकारी भी है हमारे लिए और एक तरीके से अकल्याणकारी भी है। और इस जो चैप्टर है इसमें लेखक ने संस्कृति और सभ्यता को बताया। क्या बताया कि किस तरीके से सुई धागा जो है, सुई धागा आया, उसको जिन्होंने आविष्कार किया वो क्या है, संस्कृत व्यक्ति है। बट अभी जो हम उसमें जो उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, सुई का अगर हम उसको और अच्छे तरीके से अभी लोग बना रहे हैं तो वो क्या है, सभ्य।
उसको संस्कृति नहीं कह सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया हो। अगर आप लोग को चैप्टर में कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। एंड इसके नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगी इसमें मैं संस्कृति चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपने दोस्तों के बीच भी चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहते हैं, कौन सी वीडियो कब अपलोड होने वाली है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।